अगला, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। कैसे? आपने देखा होगा कि ऐसे समझो अलमीरा है, अभी अलमीरा नॉर्मल आप पुश कर रहे हो अलमीरा को, है ना, तो आप धक्का दे रहे हो, अब आपको बहुत फोर्स लग रहा है इसको धक्का देने में, है ना, बट यही अलमीरा लेट से में लेट से मैं व्हील्स लगा दूं, रोलर लगा दूं, तो अब इसको हिलाना ईजी है ना। जैसे अटैची होती है ना, रोलर अटैची, ऐसे अटैचीज होती है जिसके नीचे रोलर्स लगे रहते हैं, है ना, तो उसको चलाना ईजी होता है, हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, है ना। क्यों? क्योंकि जब व्हील्स होते हैं दे रिड्यूस द फ्रिक्शन, व्हील्स बेसिकली रिड्यूस फ्रिक्शन, है ना। इट इज़ ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड, तो रोल करना ईजी होता है। वाई? बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इस वजह से रोल करना ईजी होता है ना। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। ठीक है, तो जब भी एक बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही होती है, जैसे ये मान लो ये बॉडी ऐसे रोल कर रही है लेट से, है ना, दूसरी बॉडी के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, जो भी फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, जो रोलिंग बॉडीज के ऊपर लगता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो रोलिंग ऑलवेज रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। यही रीज़न है क्या, कि जो हमारे बाइसिकल के स्पाइक्स होते हैं ना, जो पीछे वाले पहिए में लगे रहते हैं, जो भी बताया मैंने आपको, जो ऐसे लगे रहते हैं, जिसके ऊपर चेन चढ़ता है, एक ऐसे होता है और एक और बड़ा सा होता है ना, इसके ऊपर से चेन आता है ऐसे करके, इस टाइप से, है ना, बीच में ऐसे कनेक्टेड रहता है, पैडल होता है ये, है ना, इस टाइप से रहता है ना चेन। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट बाहर वाले से कनेक्टेड होता है, ये बॉल बियरिंग्स के थ्रू होता है ना। कैसे होता है ये? बॉल बियरिंग्स के थ्रू होता है। तो इसका सेटअप मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, ये ऐसे कुछ होता है, इसमें बीच में बॉल बियरिंग्स लगी रहती हैं। ये क्यों बॉल बियरिंग्स लगी रहती हैं? ताकि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। अगर ये बॉल बियरिंग्स नहीं होती तो ये तो ऐसे होता, पूरा चिपका होता है ऐसे, तो इसको घुमाना मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी सारी सरफेसेस टच में है ना। तो यहाँ पे जो बॉल बियरिंग्स है, वो क्या करती हैं? वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। समझ में आया? ठीक है, तो कितना सारा एप्लीकेशन है फ्रिक्शन का, आपने देखा है ना। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड, है ना। व्हील से हम क्या कर सकते हैं? कितने बड़े बड़ी चीज़ों को हम मूव कर सकते हैं, है ना। विदाउट फ्रिक्शन को कितना हम ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। तभी तो जितने व्हीकल्स होते हैं सब में क्या पहिए लगे रहते हैं ना, सर्कुलर होते हैं सारे पहिए, रोल करते हैं वो, ऐसा थोड़ी चौकोर टाइप के बना दिए, है ना। तो रोलिंग क्या करता है? रोलिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इस टाइप से देखो, तो बहुत ही कम इरेगुलरिटीज़, बहुत ही कम इंटरलॉकिंग होती है। आप देख रहे होगे बहुत एक टाइम पे बहुत ही कम इंटरलॉकिंग हो रही है ना, इसीलिए रोलिंग के टाइम इंटरलॉकिंग बहुत कम होती है। इस वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? वो बहुत कम होता है। समझ में आई बात? क्या होता है? बहुत कम होता है ना। ये देखो, ये मैं बोल रहा था, ये होती है बॉल बियरिंग, ये इसको बोलते हैं बॉल बियरिंग, दिस इज बॉल बियरिंग। ये जो छोटी छोटी बॉल्स है ना, ये है बॉल बियरिंग्स, है ना। तो ये जब ऐसे घूमता है तो बेसिकली ये बॉल बियरिंग्स भी ऐसे साथ में रोल होती हैं, है ना। तो इस वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। समझ में आई बात? सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय
रोलिंग और बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स। तो बहुत सारी मशीन्स में हम बॉल बेयरिंग्स को यूज़ करते हैं ताकि हम फ्रिक्शन को कम कर पाएँ, है ना। बॉल बेयरिंग यूज़ करेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, तो इसीलिए बॉल बेयरिंग से यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? बॉल बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। बस भाई चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन की। तो जैसे सॉलिड्स फ्रिक्शन लगाते हैं वैसे लिक्विड्स भी लगाते हैं। वाटर हो गया या फिर बाकी लिक्विड्स हो गए, ये सब एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं जब भी ऑब्जेक्ट्स इनके थ्रू मूव करते हैं, है ना। इसका मैंने आपको फेमस एग्जांपल बताया था कि भाई आप हाथ को अपने बकेट ऑफ पानी से मूव करने की कोशिश करो, है ना, तो रेजिस्टेंस फील होता है। ये रेजिस्टेंस इज नथिंग बट फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। पानी को हाथ से पानी के अंदर आप हाथ लहराओ अपना, तो आपको फोर्स फील होता है ना। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। तो इसको बेसिकली हम, इसका एक प्रॉपर नाम है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी यहाँ पे दिया नहीं है शायद, है ना। अच्छा, फिजिक्स में जब भी हम फ्लूइड्स की बात करते हैं ना, तो उसमें गैसेस भी आते हैं और गैसेस के साथ साथ लिक्विड्स भी आते हैं, है ना। जब भी हम फिजिक्स में फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम गैसेस को भी इंक्लूड करते हैं और लिक्विड्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ड्रैग द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, है ना। तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। ड्रैग भी सेम चीज़ होती है ना। और फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नाम विस्कोसिटी भी है ना। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट क्रिएट्स अ रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में मूव करो, है ना, तो पानी उसका ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। समझ में आई बात? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से जाओगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा, है ना। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, है ना। तो फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है कि भाई कितना लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की शेप पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे जो हमारी बॉल होती है उस पर फिर हर डायरेक्शन से लगता है फ्रिक्शन फोर्स, हर डायरेक्शन से बॉल पे लगता है। समझ में आ रही बात? अब बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, आपने देखा होगा कि एयर और गैस दोनों ही वो हैं, दोनों ही क्या हैं? दोनों ही फ्लूइड्स हैं, है ना। तो आप जब स्कूटी बहुत तेज़ चलाते हो, है ना, तो आपको मुंह पे हवा का फील होता है। वो क्या होता है? हवा का फ्रिक्शन है, वो एयर फ्रिक्शन है जिसको हम ड्रैग बोलते हैं, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। स्कूटी चलाना कभी तेज़, है ना, तो मुँह पे हवा पड़ती है बिल्कुल, है ना। वो मुँह पे जो हवा पड़ रही है उसकी वजह से जो हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज़ कॉल्ड एयर ड्रैग, या फिर एयर ड्रैग को बोलते हैं एयर फ्रिक्शन ऑल्सो, ठीक है। ऐसे ही एयर में तो होता ही है, गैसेस में तो होता ही है, और इसके साथ साथ फ्लूइड्स में भी होता है। फ्लूइड्स में भी सेम चीज़ होती है ना। अच्छा, इसको रिड्यूस करने के लिए ना नेचर ने बहुत अच्छी डिज़ाइंस रेडी करे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर होता है और एयर होता है, ये दोनों फ्लूइड्स हैं। तो वाटर में फिशेस की शेप देखना, फिशेस की शेप कैसी होती है? ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। सो कैसी बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। तो बेसिकली यहाँ पे नैरो होता है, पॉइंटेड या फिर नैरो, बीच में ब्रॉड होता है और फिर एंड में नैरो हो जाता है। और ऐसी ही सेम शेप नेचर ने बर्ड्स को भी दी हुई है। बर्ड्स की भी ऐसी शेप होती है ना, ऐसे कुछ करके, फिर ऐसे पंख होते हैं, है ना। और सेम हमने इनसे इंस्पिरेशन लेके सेम हमने एरोप्लेन की शेप बनाई है। एरोप्लेन की भी शेप ऐसे होती है, स्ट्रीमलाइन, आपने देखा हो कभी तो, है ना। एरोप्लेन भी ऐसे होता है। क्यों होता है ये सब ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो हवा आ रही है, एयर आ रही है या वाटर आ रहा है, उसके ड्रैग को कम किया जा सके, उसके ड्रैग को कम किया जा सके। तो बेसिकली होता क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एरोडायनेमिक्स बेसिकली। तो होता क्या है कि ऐसी शेप जब होती है ना, ऐसी स्ट्रीमलाइन, इसको बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन शेप। कैसी बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। तो जब भी यहाँ पे एयर आती है तो वो ऐसे बेंड हो जाती है और एकदम स्लाइड करती है यहाँ पे, है ना, ऐसे स्लाइड करती है। इस वजह से ये फ्रिक्शन बहुत कम कर देता है। ये जो डिज़ाइन होती है इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी।
स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये बेसिकली एयर के ड्रैग को बहुत कम कर देती है ना। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो जितने भी बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, सबकी शेप इस टाइप की बनी होती है ताकि जो एयर ड्रैग आ रहा है, एयर फ्रिक्शन आ रहा है, उसको कम किया जा सके, उसको कम किया जा सके। बात समझ में आई? ठीक है, तो फ्रिक्शन को कैलकुलेट हम ऐसे ही करते हैं, वैसे आपके कोर्स में है नहीं फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड म्यू इंटू एन, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, where mu is coefficient of friction and n is the normal reaction, and n is the normal reaction, है ना। mu जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, सरफेसेस पे डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। और n तो जितना आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, उस पर डिपेंड करता है। फोर्स आप लगा रहे हो मतलब आप जितना सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसके करस्पॉन्डिंग म्यू और n आता है, ठीक है। अच्छा, एक और डायग्राम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, that is friction versus यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे बनाते हैं, आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो ऐसे कुछ ग्राफ आता है कैसा, स्ट्रेट लाइन है ये, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर गलती से टेढ़ा बन जाए तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसे। अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। हमने देखा था ना कि भाई जब ब्लॉक होता है, ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो तुरंत तो ब्लॉक मूव करता नहीं है, कुछ टाइम तक ब्लॉक ऐसे ही रहता है ना। फिर हमने देखा था 2 न्यूटन लगाया तो पीछे फ्रिक्शन भी 2 लगा, फिर 5 लगाया तो पीछे भी 5 लगा, फिर 10 लगाया तो पीछे भी 10 लगा। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लीनियरली। कैसे इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली। फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और उसके बाद फिर कम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बॉडी मूव करने लगती है। उसके बाद बॉडी मूव करने लगेगी तो पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है ना। तो उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करी तब उसके बाद जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बाइसिकल के ऊपर फोर्सेस को भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो बाइसिकल जो चलती है वो कैसे चलती है, लेट अस सी, है ना। तो होता क्या है, आप देखो कि ये जो बाइसिकल का ये है ना, जो चेन है वो सिर्फ पीछे वाले व्हील से कनेक्टेड होता है, बाकी आगे वाला पहिया तो बस स्लाइड करता है ना। अगर फ्रिक्शन ना हो इस सरफेस पे और आप ऐसे पैडल मारते रहो तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे होगा कि जो पीछे वाला व्हील है वो तो रोटेट करेगा और ये जो आगे वाला व्हील है वो ऐसे ही रहेगा। अगर फ्रिक्शन ना हो, है ना, फ्रिक्शन ना हो तो क्या होने वाला है, तो ऐसा होने वाला है कि भाई आप पैडल मारते रहो, ये चलता रहेगा पीछे वाला, क्योंकि इसको घुमाने के लिए ये पैडल है, तो ये तो चलता रहेगा, स्लिप होता रहेगा और ये एज इट इज ही रहेगा, है ना। तो हम कैसे बताते हैं फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ध्यान से सुनना इसको। फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है, दो चीज़ें सेम, दो चीज़ें जो है वो कांटेक्ट में रहें, दो जो सरफेसेस हैं वो कांटेक्ट में रहें, ये चाहता है फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो, ऑल्दो ये हम 11th में पढ़ाते हैं, बट आई वांट यू टू स्टडी इट राइट हियर। ये व्हील है पीछे वाला, कौन सा व्हील है, पीछे वाला, है ना। अभी जो पीछे वाला व्हील है ये ऐसे रोटेट कर रहा है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। ये पूरी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है ना, कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है, ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है।
अब ये सरफेस है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा? फ्रिक्शन ये नहीं चाहेगा कि ये पीछे जाए, फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ये आगे जाए, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लग जाता है। तो ये वाला जो पीछे वाला व्हील है, पीछे वाला, इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगता है? आगे। और यही वो फ्रिक्शन है जो इस साइकिल को आगे बढ़ा रहा है, यही वो फ्रिक्शन है जो साइकिल को आगे बढ़ा रहा है। बात समझ में आई? है ना? ऐसे देखो, यही वो फ्रिक्शन है जो साइकिल को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, ये जो आगे वाला व्हील है, अभी मैंने क्या बताया, ये आगे वाला व्हील तो बस स्लाइड करने की टेंडेंसी में रखता है, क्योंकि आगे वाले व्हील को चलाने वाला कोई नहीं है। पैडल तो हम जिस पे मार रहे हैं उससे पीछे वाला व्हील रोटेट कर रहा है, आगे वाला व्हील तो बस इसलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि ये पूरी की पूरी साइकिल आगे जा रही है ना? तो इस व्हील की टेंडेंसी होती है स्लिप करने की। क्या करने की? स्लिप करने की। तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगता है। बात समझो, पीछे वाले टायर पे फ्रिक्शन आगे लगता है और आगे वाले टायर पे फ्रिक्शन पीछे लगता है। समझ में आई बात? ये जो पीछे वाला है, इसका हर एक पॉइंट पीछे जा रहा है हमेशा, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर आगे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है कि दो सरफेसेस जो हैं वो क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन ना हो दो सरफेसेस के बीच में, है ना? तो इसके ऊपर ये आगे की तरफ फोर्स लगाता है, और ये जो आगे वाला व्हील होता है उसकी तरफ ये पीछे का फोर्स लगाता है। अच्छा, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में अलग अलग होते हैं, दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जब साइकिल आगे जा रही होती है तो ये वाला जो फ्रिक्शन है F1 वो ज़्यादा होता है F2 से। मतलब ये जो पीछे वाली जो व्हील है उस पर जो आगे फ्रिक्शन लग रहा है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू F2। तभी तो पूरी की पूरी साइकिल आगे जा रही है, तभी तो पूरी की पूरी साइकिल आगे जा रही है। और जब आप पैडल करना छोड़ देते हो, मान लो आपने पैडल करना छोड़ दिया, तो क्या होता है? तो ये होता है कि भाई अब फ्रिक्शन तो लग रहा है पीछे, तो वो उसकी स्पीड कम करता है, वो इसकी स्पीड कम करता है, और यहाँ वाला फ्रिक्शन कम है, तो इसलिए पूरी साइकिल अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद रुक जाती है। बात समझ में आई? है ना? चलो चलिए, तो आगे बात करते हैं। तो हमने कहा बात फ्रिक्शन ऑन बाइसाइकिल की हमने बात कर ली। हमने देखा कि भाई जो ये बाइसाइकिल का पीछे वाला पहिया होता है इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है जब हम चला रहे होते हैं, जब हम पैडल मार रहे होते हैं तब, है ना? और जो आगे वाला पहिया होता है उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होता है, और ये दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं, है ना? तो जब साइकिल चल रही होती है ना, जब साइकिल चल रही होती है तो पीछे वाले व्हील पे जो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है दिस इज़ मोर देन जो इस वाले व्हील पे पीछे की तरफ लग रहा है, तभी तो नेट फोर्स आगे की तरफ लगता है और बाइसाइकिल हमारी आगे चलती है ना? और जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो ये F2 बड़ा हो जाता है, F2 बड़ा हो जाता है F1 से, है ना? तो साइकिल रुकने लगती है फिर, है ना? इतना हमको समझ में आया। अब एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने बात किया वॉकिंग, चलने में काम आता है ना? कार्स जो चलती हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? ऐसे ही चौक से हम लिख पाते हैं, पेन से हम लिख पाते हैं, है ना? दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। राइटिंग बेसिकली, है ना? राइटिंग इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना? उसके अलावा जो पेंट होता है, हम वॉल पे पेंट करते हैं, वो भी क्यों स्टिक हो पाता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना? एडहेसिव्स जो हमारे ग्लू वगैरह हैं वो भी क्यों चिपक पाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना? मिरर पे कभी वो ग्लू लगा के देखना, अच्छे से नहीं चिपकेगा, है ना? तो एडहेसिव्स भी क्यों चिपक पाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? ब्रेकिंग सिस्टम का हमने देखा कि जो ब्रेक्स होती हैं, है ना, ब्रेक्स क्यों लग पाती हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक्स नहीं लग पाएंगे, है ना? फिर आपने देखा होगा कि हम लोग वो क्या बोलते हैं, दीवार में वो कील ठोकते हैं, है ना? तो कील ऐसा सा होता है, ये कील दीवार पे क्यों अटैच हो पाता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ना हो यहाँ पे तो कील बाहर निकल आएगा। ऐसे ही नट और बोल्ट होता है ना? नट पता है, नट ऐसे सा होता है, इसके ऊपर एक बोल्ट लगता है इस टाइप से, है ना? नट और बोल्ट क्यों टाइट हो पाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना? समझ में आया बात? तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, ये हमने एडवांटेजेस देख लिया। अब डिसएडवांटेजेस भी हमने देखे। क्या? वियर एंड टीयर हो जाता है मशीन्स में, है ना? हमारे स्लीपर्स बेसिकली वियर आउट हो जाते हैं, है ना? स्लीपर्स हमारे वियर आउट हो जाते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है इसका, है ना? और क्या क्या डिसएडवांटेज होता है?
ज़्यादा एनर्जी लगती है मशीन्स में चलाने में, है ना। फायर कॉज कर सकता है, फॉरेस्ट फायर्स, आपको ध्यान हो जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स लग जाती हैं, है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? जो ट्रंक्स होती हैं ना ट्रीज़ की, वो आपस में ऐसे लिपट जाती हैं इस टाइप से। अब ये लिपट जाती हैं तो ये जो जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है ना, होता वुड है, ये होता वुड है, और एक दूसरे के ऊपर जब ये स्लाइड करती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इतना हीट जनरेट हो जाता है कि इसमें आग लग जाती है, इसमें आग लग जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सब हो गए इसके डिसएडवांटेजेस, है ना।